Hello everyone, I am Nan Sir, Director Go Turtle Educations, and you are watching Go Turtle Biology classes. So today we are going to begin with our new friends who have just completed class 10th and are going to choose the subject biology. So यहाँ पे हमें बहुत ही फ्रेश मूड से स्टार्ट करना है और आपको जो मैं आज एक्साइटिंग पॉइंट्स बताने वाला हूँ इसको जान के आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट बच्चों 10th तक चीज़ें बहुत अलग होती है। अभी जैसे कि आप 11th एंड 12th में आते हैं तो 11th एंड 12th में सारी इट्स लाइक अ ओशन। नाउ व्हाट हैपन्स कि द 10th साइंस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. So here you get an elaborated version of science. Let me just confine myself to the part biology. So what is biology? Biology होता क्या है ये सब जानते हैं. Bio यानी life, logos यानी study, study of life called as biology. So not going into that part, let us discuss on some important points which is very important for you to keep in fingertips. जैसे कि बायोलॉजी एक ऐसा साइंस है, किस चीज़ के बारे में? लाइफ के बारे में. इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. ये वो कहानी है लाइफ की जिसे हम इस अर्थ में डिस्कस किया करते हैं, राइट. सो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड लॉट ऑफ थियरीज एंड लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस प्रेजेंट इन बायोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, लेट मी गेट इनटू इट. लिविंग से बायोलॉजी का बहुत बड़ा नाता रिश्ता है. यानी अगर बायो को समझना है तो हमको लिविंग को समझना पड़ेगा. और लिविंग को अगर आपको बताऊं, लिविंग को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते क्योंकि लिविंग के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. लिविंग इज़ अ सेट ऑफ कैरेक्टर जो कि हम आगे जाके चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 11th बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे. सो लिविंग कैन नॉट बी डिफाइंड बट इट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर, राइट. It's a set of properties which is used to understand that something or some substance or something is living in nature. Before entering into it, जैसे कि अगर हम किसी रास्ते में चल रहे हैं और उस रास्ते का ठिकाना यानी where we are moving to, right, तो हम कहाँ जा रहे हैं अगर वो पता नहीं है, हमें मंजिल नहीं मालूम है और हम रास्ते में चल दिए हैं तो हम उस रास्ते में ज़्यादा दिन तक बेखौफ यानी बिना डरे आगे बढ़ नहीं सकते. हमें डर लगेगा, हमें डेविएशंस आएंगे, हमारे पास प्रॉब्लम्स आएंगे. तो इसीलिए लेट अस फर्स्ट नो कि ये जो रास्ता है बायोलॉजी का, जहाँ पे आप आगे जाके बायो के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इसका ब्रांच क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, ये सारे सवाल हैं. क्योंकि अगर आप आज मेरे क्लास में बैठे हैं यानी मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मैं ये बायोलॉजी को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा, राइट. ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. और अगर मैं ये कर पाऊँगा, चाहे किसी का एम्बिशन आप लोगों में मेडिकल क्यों ना हो, चाहे किसी का एम्बिशन सिर्फ बायोलॉजी में रिसर्च करना क्यों ना हो, चाहे किसी का एम्बिशन बायोलॉजी में सिर्फ एक प्लेन साइंस लेकर के बायोलॉजी को आगे पढ़ने का इंटरेस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप सबके अंदर एक कॉमन क्वेश्चन है कि क्या हम सब यानी क्या हम या मैं बायो को अपने लाइफ में 11th एंड 12th के पार्ट में पढ़ पाऊँगा और ये क्या चीज़ है, राइट. So let's understand exactly what is biology. So previously biology was just related to human body. अगर हम बायोलॉजी की हिस्ट्री को देखें तो बायोलॉजी सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी के स्टडी को, उसके फंक्शंस के स्टडी को हम बायोलॉजी कहा करते थे. बट आज बायोलॉजी कवर्स अ लार्ज एरिया. आपको ये समझना पड़ेगा, बायोलॉजी इज़ नो मोर सिंक्रोनाइज्ड इनटू आई, ईयर, नोज, टंग, digestion, respiration and all sort of human body and its anatomy. Now it is expanded to lot of things. पूरे मेडिकल का जो बेसिस है वो बायोलॉजी है. पूरे रिसर्च का बेसिस यानी वजूद यानी उसका फाउंडेशन बायोलॉजी है. चाहे हम किसी भी सेक्टर में जाए, चाहे हम एक रोड क्यों ना बनाएं फिज़िक्स में, अगर हम रोड बनाते हैं तो वो भी हमें ये तय करना होता है कि वी नीड टू सी दैट हाउ कैन लाइफ सस्टेन एंड मूव इन दिस रोड. अगर हमें एस्ट्रोनॉमी पे स्टडी करना होता है, एस्ट्रोनॉट बनना होता है, स्पेस में जाना होता है, वहाँ भी हम ये देखते हैं कि स्पेस में जाने के बाद सर्वाइविंग कंडीशन क्या हो सकते हैं. मतलब फ्रॉम अ नीडल टू एन एरोप्लेन जैसे बोलते हैं, ऑल द टेक्नोलॉजीज़ हैव सम मीनिंग रिलेटेड टू लाइफ.
So we are here to discuss what is the applications of biology and how much wide the biology is. So let us start from the study. बायोलॉजी को कुछ टूल्स से स्टडी किया जाता है, यानी कुछ ऐसे टूल्स का मतलब होता है कुछ ऐसे हथियार जिससे हम बायो को समझ सकते हैं. अगर मैं वाइडली क्लासीफाई करूं बायो को, तो बायो को क्लासीफाई किया जाता है प्लांट्स में, दैट इज़ बॉटनी, एनिमल्स में, दैट इज़ जूलॉजी, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी. कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्व्स, कुछ ऐसे होते हैं दे आर लाइक एनिमल्स which are dependent on the plants, which are the consumers, and whereas the plant is the producer. And कुछ ऐसे organisms होते हैं which are the decomposers, they decompose plant and animals, they are some minute particle like organism which are called as micro-sized organism, or the organism which are viewed under microscope. So micro pattern के organism होते हैं, we call them as microorganism, or we call them as the subject as the microbiology. So what are the tools to study all those three fields of biology? पहला टूल जो हम पढ़ते हैं दैट इज़ डाइवर्सिटी को क्लासीफाई करके पढ़ते हैं, यानी क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत ग्रुपिंग, मतलब बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उनको अच्छे तरह से पढ़ने के लिए बायोलॉजी में एक टॉपिक है इनिशियल लेवल पे, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. हम उसको नामकरण करते हैं कि भाई कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को किस नाम से बुलाया जाएगा और क्यों बोला जाएगा. तो यहाँ पे जो मोस्टली स्टडी होता है दैट इज़ कैरेक्टर्स, फीचर्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म. मूविंग नेक्स्ट टू डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी एक मर्ज टॉपिक है जहाँ आप बायो के क्लासिफिकेशन को और साथ में इवोल्यूशन की थियरी को और इकोसिस्टम को, इन तीनों चीज़ों में आप डाइवर्सिटी को पढ़ते होंगे. बायोलॉजी का ये पार्ट, ये एक ऐसा टूल है डाइवर्सिटी स्टडी जिसके अंदर में आप वैराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, आप तीनों तरह के फील्ड्स के डाइवर्सिटी को आप स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ा story है. It's a story which is very exciting in nature, which involves geography, which involves history, which involves physics, which involves chemistry, which involves every subject which is related to how the earth was built up to this modern world, right? So evolution is a theory, and also observable practical experiments are done in the theories of evolution to understand that in a proper manner. So we can study biology as well in terms of evolution. Next is the most important tool of study for biology is morphology. What we see, जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, हम अपने नेकेड आई से यानी खुले आँखों से जो हम देख पाते हैं, बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है उसका आउटर स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, राइट. And then is the physiology part. When we are talking about physiology, just to give you a small introduction on it, that physiology का मतलब होता है उसका physical appearance, उसकी anatomy, और सबसे important है उसके अंदर का function, उसकी कंप्लीट लाइफ प्रोसेस. जैसे कि आपने क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस पढ़ा, मैं आपको साफ साफ शब्दों में बोलूँ, लाइफ प्रोसेस का मतलब ही फिजियोलॉजी होता है. नेक्स्ट इज़ एनाटॉमी. एनाटॉमी एक ऐसा टूल है जिससे कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. एना का मतलब होता है अप, टॉमस का मतलब होता है कट, कट अप, राइट. इट इज़ लाइक अप कट, एना अप, टॉमी कट. सो टॉमस अप कट यानी उसको हम कट अप बोलते हैं, मतलब यू कट थिंग्स, सर्जरी थिंग्स, एंड देन सी दैट internally what is present. So internal structure is called as anatomy. Next is biochemistry. As I have said you, it's the very vital part. अगर आप आज बायोलॉजी को पढ़ते हैं, उसके मैक्सिमम स्टडी को हम बायोकेमिकल लेवल पे स्टडी करते हैं, उसके मैक्सिमम रिसर्चेस बायोकेमिकल लेवल पे होते हैं. क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर लिविंग है तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट, सेम एलिमेंट्स. अगर कोई स्ट्रक्चर नॉन लिविंग है तो उसके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एवरीथिंग इज प्रेजेंट. हाउ कम द सेम एलिमेंट प्रेजेंट in non-living and also the same composition is present in the living, but still we classify living as something different which has some different property, and whereas non-living has something different property. हम दोनों में कितना बड़ा wide difference मानते हैं, right? Like a pen and a person.
एक पेन एक ऐसा नॉन लिविंग है और एक पर्सन एक लिविंग है. सो दिस इज व्हाट, देयर इज अ वाइड डिफरेंस ऑन इट. These differences, those differences are understood by the biomolecules present and the interactions between the biomolecules. मतलब इस पेन के अंदर में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनलिटी डिफरेंट है, वो फंक्शन लाइफ प्रोसेस नहीं करता, वेरेज एक पर्सन या ह्यूमन या एनिमल फंक्शन कर सकता है क्योंकि उसके अंदर की इंटरेक्शन बहुत ही डिफरेंट है. ये जो बायोमोलिकुलर लेवल की इंटरेक्शन होती है इनको हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द कंप्लीट टूल्स आप बोल सकते हैं, फील्ड्स और एरिया फ्रॉम विच वी स्टडी स्पेशली प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. सो इफ़ आई विल टेल यू दैट बायोलॉजी एवरी स्टडी, जब हम किसी भी चीज़ का स्टडी करते हैं, जैसे जब हम इंडियन हिस्ट्री स्टडी करते हैं, देन वी टॉक आफ्टर इंडिपेंडेंस वी कॉल महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन. सिमिलरली देयर इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी, दैट इज़ Aristotle, who is also father of zoology, and father of botany is Theophrastus, and microbiology, father of microbiology is Antony van Leeuwenhoek. Now those were the scientists which you need to learn and remember the names, because those people are the one who have dedicated their life so that we have this modern biology which is full of facilities and which makes our life more easier, more developed. सो अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि सर आप हमारे किताब को कुछ बेसिक यूनिट्स में डिवाइड कर दो, किताब में बहुत सारे यूनिट्स हैं, मैं 11th एंड 12th को कुछ 8 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या यूनिट्स में डिवाइड करना चाहता हूँ. सबसे पहला यूनिट होता है डाइवर्सिटी. मेरे लिए ये यूनिट ऐसा है जिसमें बायो के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में बताया गया है, डिफरेंट स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है. तो दिस इज़ अ डाइवर्सिटी जिसके बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस किया. ये वो पार्ट है जहाँ पे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग सम मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं. नाइदर दे आर प्लांट्स नॉर दे आर एनिमल्स, नाइदर दे आर मल्टीसेलर नॉर दे आर यूनिसेलर, जिसको आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है. सो दिस इज़ अ पार्ट इन विच वी स्टडी all different types or varieties of organisms or species present in the earth, right. As I have said you, we all study that biology is a story of life in the earth के अंदर कैसा लाइफ है, इसके स्टोरी को हम बहुत ही क्लियरली हम डाइवर्सिटी के फॉर्म में देख सकते हैं. ये एक पार्ट है आपके इनिशियल चैप्टर यूनिट 1 में ऑफ NCERT. नेक्स्ट इज़ मॉर्फोलॉजी एज वेल. जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड ऑल्सो एनिमल मॉर्फोलॉजी, एंड देन इज़ एनाटॉमी, सिमिलरली प्लांट एनाटॉमी एंड एनिमल एनाटॉमी, एंड देन इज़ साइटोलॉजी. दैट इज़ साइटोलॉजी एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर, इसीलिए मैंने इसको मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी से अलग रखा है. ये जो यूनिट है ये यूनिट साइटोलॉजी हम इसको इसीलिए कहते हैं स्टडी ऑफ सेल, मतलब विच इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर. मतलब इस यूनिट को सबसे पहले हमें समझना चाहिए. तो इसीलिए जैसे ही हम लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करेंगे, आई विल टेल यू अबाउट सेल फर्स्ट, बिकॉज लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाट द सेल इज़ अबाउट, जहाँ से कि लाइफ का यूनिट, व्हाट इज़ द यूनिट, मतलब एक जिससे कि पूरा लाइफ बना है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर. सो स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एज साइटोलॉजी. एंड देन इज़ फिजियोलॉजी. एज आई हैव सेड यू, फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी भी है, एनिमल फिजियोलॉजी भी है, राइट. जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर में आपको प्लांट्स के कंप्लीट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के इनटेक से लेकर के उसके अंदर कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड है, and then how does the plant does photosynthesis, and then how does the plant uses the product or the organic compound produced in the photosynthesis in the respiration. उसके बाद फिर अंत में आप डिस्कस करेंगे कि how does the plant develop. ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है. ठीक उसी तरह एनिमल फिजियोलॉजी में आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्योंकि एनिमल जो होते हैं वो कंज्यूमर्स होते हैं, इसका मतलब वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, सो वी टेक ग्लूकोज और सम सब्सटेंसेस फ्रॉम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, एंड देन व्हाट हैपन, वी यूज टू डाइजेस्ट इट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, द सिंपलियर वन इज बीइंग कन्वर्टेड by our digestive system. We'll study about that, and then we use that simpler substance like glucose for respiration, and then the carbon dioxide or water which is produced by that is being utilized in our body fluids.
सो दैट इज़ व्हाट इज़ सर्कुलेशन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउ डू वी एलिमिनेट आउट द नॉन एसेंशियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस आउट फ्रॉम आवर बॉडी। विल स्टडी हाउ आफ्टर दैट वी लोकोमोट, यानी हम कैसे चलते हैं, व्हाट आर द मस्कुलर मूवमेंट्स, हम कैसे मूव करते हैं, कितने टाइप्स के बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। उसके बाद जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। सो द नर्वस सिस्टम इज़ द वन विच हैव मेक्स अ फिजिकल कंट्रोल ओवर द कंप्लीट फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी एंड दैट नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स किस तरीके से पूरे बॉडी के अंदर में कंट्रोल रखते हैं और कैसे सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेटेड मैनर से परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फाइनली द लास्ट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट इज़ द केमिकल मेथड टू कंट्रोल द बॉडी, हाउ डज द बॉडी कंट्रोल इटसेल्फ बाय अ केमिकल रिसेप्टर्स, बाय सम chemicals which are called as hormones. No doubt, reproduction is a very special unit chapter and it could be considered as the ninth important sector, but because reproduction is a part of human physiology and plant physiology, but it is placed in class 12th chapters, so I have not mentioned it as an other sector, but I would say that this chapter, either it can be plant physiology reproduction or it can be animal physiology reproduction. Those chapter is included in a single unit in class 12, but I consider it one of the most important and most questions are being asked from this special chapter called as reproduction, but it can be placed under, it is placed under physiology. And next is molecular or genetics. मॉलिकुलर और जेनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जो मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही क्लियर तरह से डिफ़ाइन करना चाहूँगा। मॉलिकुलर लेवल यानी साइटोलॉजी, अगर हम बात करें स्टडी ऑफ सेल के बारे में, तो उसके अंदर के मॉलिकल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी सेल के स्ट्रक्चर को बनाने में ये मॉलिकल्स काम करते हैं, लेकिन ये खुद लिविंग नहीं है, मतलब ये नॉन लिविंग है, राइट। सेल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनल्स हैं जिनको हम लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल कहते हैं, लेकिन ये वो मॉलिकल्स हैं जो लिविंग नहीं है, लेकिन ये ना हो तो सेल लिविंग हो ही नहीं सकता। जैसे आपको मैं बताऊं, मॉलिकुलर लेवल पे डीएनए एंड आरएनए विच आर कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, इसकी स्टडी को अलग अलग लेवल पे किया है। एक मैथमेटिशियन है, एक मैथमेटिक्स के मदद से ग्रेगर मेंडल ने genetics का स्टडी किया, which is also a little bit different from molecular biology, but yes, study of gene at that time on that era was gene hereditary and inheritance was called as genetics. It was some mixed topic of molecular biology and as well aspect of reproduction. And what are the possibilities and combinations के बारे में जो हमने पढ़ा, that is all I have concluded in a molecular biology. So these are wide terms. Remember when we are talking about wide or broader classification in biology, आप इसकी स्पेसिफिसिटी को पे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि इफ़ यू आर टॉकिंग लाइक मॉलिकुलर के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम क्या होता है, तो मतलब क्योंकि क्रोमोसोम मॉलिकुलर लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, तो हम इतना स्पेसिफिकली बात नहीं करें, हम वाइडर लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वाइडर लेवल पे कैरेक्टर्स या प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब लेट अस कम टू नेक्स्ट विच आई हैव डिसाइडेड, दैट इज़ द नेक्स्ट यूनिट कैन बी कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल और बायोटेक्नोलॉजी। अब हुआ क्या कि बायोलॉजी को मिक्स किया गया टेक्नोलॉजी के साथ, और हमारे डेली नीड्स, मतलब ह्यूमन के सर्वाइविंग के लिए जो डेली नीड्स होते हैं, जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, मतलब इंजीनियरिंग इन लाइफ, लिविंग सेल के ऊपर इंजीनियरिंग किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, ही रिक्वायर्स इंसुलिन, अगर इसका मतलब उसके अंदर इंसुलिन कम प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से कि वो उसको डायबिटीज़ है। अब इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के अंदर में बनता है, मतलब किसी लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर बनता है। तो इसको अगर हमें उस पर्सन को सेव करना है, देन आई हैव टू गिव इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रेजेंट इन द बॉडी। सो व्हाट कैन आई डू, आई नीड टू इंजेक्ट इंसुलिन टू इट। सो वो इंसुलिन आएगा कहाँ से? आई कैन नॉट किल सम पर्सन in order to give make somebody else alive. So the point is कि इस लिविंग प्रोटीन को हमें बनाना है, लेकिन एक आर्टिफिशियल मैनर से हमें बनाना है। तो हमें यहाँ पे इंजीनियरिंग इन द सेल करना पड़ेगा, एंड दैट यू कैन स्टडी इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी इन लाइफ का, मतलब वी डू इंजीनियरिंग इन लाइफ और लिविंग सेल। एंड काफ़ी सारे एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी पे, जैसे क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंडस्ट्रियल यूज़ है, जैसे मेकिंग ऑफ कर्ड आउट ऑफ मिल्क, मेकिंग ऑफ
lot of probiotics. So those are industrial use of microorganism is merged with it. So the ecosystem is this is a study which we were supposed to do in NCERT as well. When you move ahead in class 12th, you will find it as well. ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट. नाउ पीपल यूज टू थिंक कि साइंस जब डिवाइडेड इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो है, तो भाई इन्वायरमेंट को कहाँ पे पुटअप किया जाए. इन्वायरमेंट कंसर्न इन विच लाइफ लाइक इकोसिस्टम इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? यू नो दैट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी व्हेन यू मर्ज टुगेदर देम, वेयर टू प्लेस इट. सो वेरी क्लियरली those people who made the syllabus, they placed this environmental topic in our biology section, and we are very happy and we will study it with full जोश के साथ हम पढ़ेंगे और इकोसिस्टम को भी कंप्लीट करेंगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट द होल थिंग दैट ये मंजिल है आपका जहाँ पे आपको कंप्लीट करना है. और जो बच्चे नीट के लिए ओरिएंट हो रहे हैं, जो आगे जाके अपने लाइफ को मेडिकल फील्ड में या नॉन मेडिको फील्ड में बट लाइफ साइंस के फील्ड में अपने लाइफ को का प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. और जो एज अ इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं बायोलॉजी को, दे विल ऑल्सो फाइंड इट वेरी ईजी. रिमेंबर वन थिंग, इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके जानकारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू, जब एजुकेशनलिस्ट ने सोचा कि भाई होता क्या था कि इनिशियली बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो सिर्फ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड था और बाकी कुछ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड था. अब उसको बाद में एक मेडिकल साइंस पे आ गया, फिर रिसर्च होने लगा बायोलॉजी में. लेकिन इसको एज अ सब्जेक्ट क्यों यूज़ किया गया कि भाई स्कूल में भी यूज़ करेंगे? चलो यूनिवर्सिटी में तो बायोलॉजी पढ़ा सकते थे, लेकिन स्कूल में क्यों बायोलॉजी को पढ़ाना शुरू किए? ना द हियर द थिंग स्टार्टेड, दैट इज़ बायोलॉजी को जब स्कूल में इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बेसिक नॉलेज अगर किसी पर्सन को नहीं है तो वो रिसर्चर नहीं बन सकता. इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए एक वाइटल हिस्सा, जैसे कि आप देखो तो साइंस 1 आपके 10th में, साइंस 1 इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सम पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो देयर आई थिंक. बट साइंस 2 अगर आप देखो तो इट इज़ कम्प्लीटली बायोलॉजी, राइट? सो एक बहुत बड़ा हिस्सा, जब अब मैं कभी किसी साइंस स्टूडेंट से बात मतलब 10th के स्टूडेंट से बात करता हूँ, व्हेन आई टॉक दैट आपका फेवरेट, आप साइंस पसंद करते हैं, तो इनडायरेक्टली ही थिंक्स कि साइंस का मतलब शायद बायोलॉजी है. ही इज़ मेजरली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी. दैट इज़ ट्रू. इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस इसीलिए किया क्योंकि सिर्फ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का बेस और प्लेटफॉर्म और एक्साइटमेंट बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा होगा और बच्चे इसको बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ पढ़ सकते हैं. क्योंकि एजुकेशनलिस्ट ने जब देखा कि बायोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट या मेडिकल साइंस में जब रिसर्च होता है तो उसको भी प्रमोट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो एक फ़िज़िक्स के मदद से हो सकता है, राइट? जैसे कि बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एक फील्ड आया, जैसे कि बायोमेडिकल एक फील्ड आया, बायो इंजीनियरिंग एक फील्ड आया, इवन बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड आया. सो ये जो फील्ड्स हैं, जैसे बायो इंस्ट्रूमेंटेशन में लेट्स से डिज़ाइनिंग ऑफ अ माइक्रोस्कोप. जब माइक्रोस्कोप डिज़ाइन होता है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट है लेंस का, लाइट का, उसमें इन्वॉल्वमेंट है मैग्निफिकेशन का, उसमें रिफ्लेक्शन का. लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर microscope which came from physics. So there was a need that biology is a comparable subject. What I say, it's a comparable subject. It must be studied only by comparing with different aspects of other fields. So when we compare it with the chemistry, then we find it as biochemistry, which I think most of you are well known about it. So similarly, when we compare it with maths, right, and maths is compulsory up to 10th, when we compare it with maths, we get biostatistics. This is that area where we make graph, where we try to find central tendency of any population, central tendency of any group of numbers. Like there are lot of variables, उसके central tendency क्या है, उसका range क्या है, उसकी mean क्या है, उसका median क्या है, उसका mode क्या है, ये सारी बातों को हम तभी पता कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉलेज ऑफ मैथ्स है. इवन इफ़ यू सी मेंडल एंड द जेनेटिक्स, जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने दिया पुनेट स्क्वायर में, जो अलील्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया, दैट वाज आल्सो बायोस्टैट्स एंड दैट वाज आल्सो मैथमेटिक्स. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
अभी जो बच्चे प्रिपेयर करना चाह रहे हैं नीट के लिए, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एमबीबीएस के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन टेस्ट होता है, जो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ऑल ओवर में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसके थ्रू आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या ऐसे बच्चे जिनका पीसीबी में प्रायोरिटी है, यानी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रायोरिटी है, उनको ये पॉइंट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो किसी भी बोर्ड से हो। अक्सर कन्फ्यूज़न इस बात पे होता है कि शैल आई टेक स्टेट बोर्ड और शैल आई टेक सीबीएसई बोर्ड और शैल आई टेक आईसीएसई बोर्ड और शैल आई टेक आईबी बोर्ड यानी इंटरनेशनल बोर्ड्स, सो विच इज़ मोर टफर, विच इज़ ईजियर, विच इज़ स्कोरिंग, इन सब चीज़ों पे ना जाए प्लीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नेशनल काउंसिल, व्हाट काउंसिल इज़ टेलिंग। तो इसीलिए मैंने एक क्लियर विज़न देने के लिए बच्चों एक कोहेरेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक होना चाहिए। इसी वजह से जो पीसीबी बाइंडिंग स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से नोट करें और समझें। देखो, एनसीईआरटी के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल है, जो एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को हमारे कंट्री में डेवलप करता है और उसको मैनेज करता है। इनके करिकुलम्स 2005 के, दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके गाइडलाइंस के अनुसार एनसीईआरटी का एक मीटिंग होता है जहाँ पे एक फ्रेमवर्क और मॉडल और गाइडलाइन बनाया जाता है, जिसमें मेनली दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस किताब को डिज़ाइन किया जाता है। जो किताब अक्सर आप सुनते हैं एनसीईआरटी रीड करो, एनसीईआरटी रीड करो, वो दो पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब यू कैन लर्न विदाउट बर्डन। सेकेंड इज़ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत और एक पॉलिसी है जिसको इस किताब को डिज़ाइन किया गया है, विदाउट बर्डन, दैट शुड बी लर्निंग विदाउट बर्डन। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड. So those two frameworks were being developed by National Council of Educational Research, and according to NCF guidelines this book is being designed. और आपको मैं बताऊं, जो बात आता है कि कभी कभी we say that I can shall I take state board or CBSE, at that time you need to understand, चाहे वो स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो चाहे वो सीबीएसई का सिलेबस हो, ये सारे सिलेबस को एनसीईआरटी के गाइडलाइन, एनसीएफ के गाइडलाइंस और इन गाइडलाइंस के तहत ही बनाया जाता है. तो इट डजेंट रियली मैटर दैट इन विच बोर्ड यू आर गोइंग, इट रियली डज मैटर दैट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट you are studying and how much you are memorizing that content and how much you are revising the content. अब सवाल आता है तो सर क्या बायोलॉजी को रट के याद किया जाए? तो मेरा सवाल आपको पलट के यही है, तो क्या सारे डॉक्टर्स रट के सर्जरी करते हैं? क्या सारे डॉक्टर्स और जितने भी मेडिकल रिसर्चर्स हैं क्या वो रटी हुई चीज़ों को परफॉर्म करते हैं? जस्ट ट्रस्ट मी, एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन करना जिसका हार्ट का साइज़ एक चिकन के साइज़ से भी कम होगा, जब डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस ये है कि दैट इज़ रियली टफ, एंड आई थिंक पर्सनली दैट येस ऑब्वियसली दैट इज़ रियली वेरी टफ. वी कैनॉट रटिफाई थिंग्स, हम सब चीज़ को याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते. येस, देर इज़ अ प्रोसेस टू लर्न दोज थिंग्स एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एनसीईआरटी में या नीट में कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और जब आप एनसीईआरटी को स्टार्ट करेंगे रीड करना, तो हम उसमें हर सेशन में, हर लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. और वो क्वेश्चंस क्या होंगे आप ध्यान से सुनना. वो क्वेश्चंस कौन से बेसिस पे होंगे? सबसे पहला बेसिस क्वेश्चंस का दैट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी पहला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन. जो इन्फॉर्मेशंस दिए गए हैं उसको लर्न करने के लिए हम यहाँ पे वी कैन यूज़ स्मॉल फार्मूलाज, वी कैन यूज़ ट्रिक्स टू लर्न दोज इंफॉर्मेशन बेस्ड points. We can use the help of flowcharts, diagrams and everything to learn those points. Second is analytical thinking. Now try to understand what is an analytical thinking. Analytical thinking यानी जिसको बार बार, जिस इंफॉर्मेशन को बार बार पढ़ने के बाद अब एनालिसिस करते हो कि भाई ये चीज़ें क्या, जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो ये स्टेटमेंट लिखा गया जिसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो, ये किस हद तक सही है और इसके असर्शन और रीज़न किस तरह के होंगे, और वो और ऐसे क्या स्टेटमेंट्स है उसको कंपेयर करना पड़ेगा. सो दैट इज़ एनालिटिकल थिंकिंग विच यू कैन ओनली आंसर आफ्टर यू थिंक and after you can imagine, after you have observed. Mark my words, every words are very important. Third most important thing, that is problem solving type. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं एंड यू नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, एज यू नो दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. एंड व्हाइल वी विल बी कंटिन्यूइंग द चैप्टर्स, आई विल बी टेलिंग यू विथ एग्जांपल्स. नाउ
The fourth one is very interesting of mine. That is, the fourth type is speculative questions. Now what is this speculative questions? ये जो speculative questions है, ये ऐसे questions है जिनमें कोई एक argument है जो कि baseless है, यानी जिसमें proper evidence नहीं है. कुछ ऐसे क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट हैं जिनमें प्रॉपर एविडेंस है नहीं, बट दीज आर सम एनालिटिकल एज वेल एज, यहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत है, लेकिन दीज क्वेश्चंस आर स्पेक्यूलेटिव क्वेश्चंस. यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन. दे डू नॉट कैरी एनी आंसर और एनी एविडेंस प्रेजेंट इन द एनसीईआरटी. नाउ लेट मी टेल यू, इसका एविडेंस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके एविडेंसेस और इसके प्रूफ्स टीचर्स के पास प्रेजेंट होते हैं एंड दे विल गाइड यू फॉर दिस. सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड सम डेप्थ डिस्कशन and depth comparative study among all the chapters to in order to complete NEET. NEET is very easy. The only thing is we need to prepare it and in a disciplined manner. And just remember my 5 points. सबसे पहली बात है कि कभी टाइम वेस्ट नहीं करना, लेकिन इसके बेसिस में आप कैसे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम. नाउ देयर आर 5 मोर पॉइंट्स. सबसे पहला पॉइंट है अटेंड क्लासेस रेगुलरली और अटेंड वीडियो लेक्चर्स रेगुलरली. सेकंड, मेक नोट्स ऑफ एवरी लेक्चर प्रॉपरली, मेक योर ओन नोट्स. थर्ड, revise your own notes, revise the book, revise the NCERT, revise your school book or anything that you have purchased, but you need to have proper revision. Otherwise, obviously dear, everybody forgets and you will also forget. There is nothing new about it. And the fourth thing, which is also very important, you need to practice lot of questions. देखो कोई बोलता है कि क्या मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे जो नीट में आ रहे हो, देन इट इज़ फाइन, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस. द ओनली थिंग इज़ व्हेन यू वांट टू टारगेट क्वेश्चंस very easily within time, then you have to practice lot of questions to get a wide view, wide knowledge, wide angle about how are the types of questions asked in NEET or any other exams, right? Next, last but not the least, वो क्या होता है आपको पता है? Doubts. Asking doubts is very obvious thing. It is very important. देखो doubts आना एक normal है. There is nothing like my status will go down when I'll ask doubt in front of others. There is nothing like a student is a person or a teacher also is a person who always love learning, and learner means I know nothing. Learner का मतलब ही होता है I know nothing, please teach me something. So dear students, you must always think that you are supposed to learn a lot of things. That means you don't know lot of things. That means आपको हमेशा doubts पूछना चाहिए. Thank you student, I hope you find it useful. The next lecture will be short and simple on branches of biology and its application. Until then, stay connected, stay safe.